हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के बारे में पढ़ा। डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल कैसे मूव करते हैं, उनकी वजह से करंट किस दिशा में मूव करती है, इसको भी डिस्कस किया। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जंक्शन के दोनों तरफ नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन कैसे क्रिएट होते हैं, इनकी वजह से जंक्शन वोल्टेज कैसे क्रिएट होता है, जंक्शन वोल्टेज का रोल क्या है, यानी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में किसको जंक्शन क्रॉस करने में सपोर्ट करेगा और किसके लिए बैरियर क्रिएट कर देगा, यानी जंक्शन को क्रॉस नहीं करने देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि डिप्लीशन लेयर कैसे क्रिएट होता है और इसका क्या रोल है। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस और जंक्शन में रेजिस्टेंस क्या है, इस पीएन जंक्शन डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इसके एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी बातें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको बोर कर सकती हैं, तो आप बहुत ही क्लियर जो है शांत मन से बैठ के इसको पढ़िएगा और ये सोचिए कि ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद जो है ये सरल हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, हम जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड जो है सिर्फ दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, और उन दोनों केस में डिप्लीशन लेयर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जंक्शन कैपेसिटेंस। तो जंक्शन कैपेसिटेंस जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एन साइड में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो है पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यहाँ जनरेट होगा, जिसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, C = एप्सिलॉन A अपान W। W जहाँ दोनों प्लेट के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ है। एप्सिलॉन आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो मटेरियल है यहाँ पे सिलिकॉन है तो इसके लिए 12 होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे इस पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी तरह डायोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यानी क्रॉस सेक्शन का पूरा एरिया, उसको यहाँ पे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जंक्शन कैपेसिटेंस में आपका एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है D है। तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस और डिप्लीशन लेयर में क्या रिलेशन है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/W डिप्लीशन विड्थ। ओके, दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि डायोड को सिर्फ दो तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में। तो जब हम डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करेंगे तब जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, इसका दूसरा नाम है। और इसको कैलकुलेट करना होगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को, तो कैसे करेंगे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT, ये इसका डिनोशन है, इसको डिनोट करते हैं CT से। CT = एप्सिलॉन A अपान W RB। W मतलब डिप्लीशन लेयर विड्थ इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक ना। ये फार्मूला जो है हम बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से जानते हैं। और यहाँ से हम ये भी देख चुके हैं कि CT इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन लेयर विड्थ। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो डिप्लीशन लेयर विड्थ होती है वो डोपिंग के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी डोपिंग अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखिए हम ये जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर डोपिंग ज़्यादा है तो डिप्लीशन लेयर विड्थ कम होगा, यानी नैरो विड्थ होगा, और अगर डोपिंग कम है तो ये वाइड होगा। तो इसी तरीके से इस रिलेशन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपका डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ ये भी हम जानते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर विड्थ W है, ये जो है रिवर्स बायस के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, यानी रिवर्स बायस अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे वोल्टेज आप, तो डिप्लीशन लेयर विड्थ ज़्यादा हो, यानी वाइडर विड्थ होगा। और इसी तरीके से जंक्शन कैपेसिटेंस यहाँ पर आपका रिवर्स
वोल्टेज से जो है किस तरह से रिलेट है, ये फार्मूला। ये छोटे छोटे फार्मूला हैं जंक्शन कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है और आपको CT कैलकुलेट कराया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ईजी है। नाउ आवर डिजायर कंडीशन इज CT और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस शुड बी लो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, हमारा डिजायर कंडीशन है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पे जब हम AC एप्लीकेशन डायोड का यूज करेंगे तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, कुछ और बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बातें हैं। CT यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस विल अपीयर इन द डायोड बोथ एट लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है कि ट्रांजिशन डायोड कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन डायोड कैपेसिटेंस कौन सा लो फ्रीक्वेंसी पे अपीयर होता है, कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है। ठीक ना, तो CT जो है दोनों फ्रीक्वेंसी, लो और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी आती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिजाइन वैरेक्टर डायोड। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी वैरेक्टर डायोड को डिजाइन करने में यूज किया गया है। यानी स्विचिंग एप्लीकेशन में ये जो हमारे लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे वैरेक्टर डायोड बनाने में, ये हमारे लिए जो है मेरिट है। तो वैरेक्टर डायोड डिजाइन करने में CT यूज होता है। सेकेंड टाइप कैपेसिटेंस इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और इसको डिनोट करते हैं CD से। ठीक ना, ये कैपेसिटेंस जो है आपके डायोड के फॉरवर्ड बायस में जो है अपीयर होता है, यानी जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तब ये आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। इसके लिए भी फार्मूला सेम है, क्योंकि पैरेलल प्लेट जो जंक्शन में पैरेलल प्लेट बना है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से, तो उसकी वजह से जो आपका फार्मूला होगा वो CD होगा। यहाँ भी आपका CD और डोपिंग में रिलेशन क्लियर है, यहाँ भी आपका CD और फॉरवर्ड वोल्टेज में ये रिलेशन है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, डोपिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है W के। ये रिलेशन आप लोग याद करके रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, CD विल अपीयर ओनली एट हाई फ्रीक्वेंसी। सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे ये अपीयर होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये जो है इनसिग्निफिकेंट होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, CD इज ग्रेटर देन CT। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस में जो आपका W है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए जो है कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और रिवर्स बायस में W की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए आपका CT कम होगा। तो इस रिलेशन को भी याद करके रखिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी इज बैडली अफेक्टेड बाई CD। यानी जो परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, परफॉर्मेंस जो आपका डिक्रीज होता है, वो उसके लिए मेन कंपोनेंट है CD यानी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। CD इज इक्वल टू टाउ इंटू G, जहाँ पे टाउ आपका है कैरियर लाइफ टाइम, यानी जो चार्ज कैरियर है रिकम्बाइन होने से पहले जितनी देर तक मटेरियल में रुके रहेंगे उसको कहते हैं कैरियर लाइफ टाइम। और दूसरा क्या है, G इक्वल टू डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरी चीज है G इज इक्वल टू 1/R, डायनेमिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो इसको याद करके रखिए। फिर आप जब यहाँ पे जो है इस फार्मूले में G के वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाउ/R, जहाँ पे जो है R आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है। और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी आप इसको ऐसा एक्सेप्ट कर लीजिए, ईटा VT/IF। ईटा आपका रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। VT आपका हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, ये टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है, इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट होती है।
देखिए ये हमेशा हमको पता रहना चाहिए, तभी हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हो सकता है ये वीटी की वैल्यू दिया ना हो, सिर्फ रूम टेम्परेचर वर्ड लिख दिया हो। तो रूम टेम्परेचर जैसे आप प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे रूम टेम्परेचर पे वीटी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है। और IF आपका फॉरवर्ड करंट है, डायोड का फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड वाइज में हम लोगों ने देखा था कि डायोड का फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन जो है ये होता है IF इजक्वल टू फॉरवर्ड करंट इजक्वल टू I0 रिवर्स करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट इंटू ई टू पावर VD अपान ईटा VT। VT आपका जो है फॉरवर्ड वोल्टेज है, ईटा रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है और ये VT है। रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ईटा की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है जर्मेनियम के लिए और इसकी वैल्यू 2 होती है सिलिकॉन के लिए। ये भी आप याद करके रखिएगा, क्योंकि ईटा की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, सिर्फ कहता है ए सिलिकॉन डायोड। तो जब सिलिकॉन का नाम आएगा आप समझ जाएंगे ईटा की वैल्यू हमें 2 रखना है इस इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ से आपका जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या हो गया, आर की वैल्यू आपने यहाँ से रखा तो IF अपान ईटा VT इंटू टाउ। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए जो है आपको याद रखना होगा। दूसरा प्रॉब्लम दूसरी तरीके से बनता है कि CD किस पे डिपेंड करता है, यानी किसके प्रोपोर्शनल है। तो टाउ आपका कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, VT भी कांस्टेंट है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सिर्फ फॉरवर्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने यहाँ लिखा है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू IF फॉरवर्ड करंट। ये बहुत एग्जाम्पल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डायोड रेजिस्टेंस, यानी डायोड जो आपने बनाया है ये PN जंक्शन डायोड, इसके अंदर का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक ना, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं डायोड को सिर्फ 2 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में या रिवर्स बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कंडीशन में। तो जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की टिपिकल वैल्यू जो होती है 10 ओम टू 100 ओम होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक रेंज याद करके रखिएगा कि क्या है, इस पे भी एग्जाम में एक क्वेश्चंस बनते हैं। रिवर्स बायस में जब कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स रेजिस्टेंस मिलता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R स्मॉल r से। डिफरेंट बुक में या डिफरेंट लेक्चर में इसको अलग अलग तरीके से जो है डिनोट किया जाता है, हमने यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r से डिनोट किया है। और इसकी टिपिकल वैल्यू जो होती है 1 मेगा ओम से ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल डायोड के रेजिस्टेंस का जो है एग्जामिनेशंस में आता है कि इसका रेंज क्या होता है। मान लो पूछ लिया कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का आर्डर क्या है, ओम आर्डर, किलो ओम आर्डर या मेगा ओम आर्डर या गीगा ओम आर्डर। तो आप अगर को ये पता है तो आप जानेंगे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो ओम आर्डर में होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस जो है आपका वो मेगा ओम आर्डर का होता है। फिर आगे और बढ़िए, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी ये 2 तरह के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, एक DC रेजिस्टेंस और एक AC रेजिस्टेंस। DC रेजिस्टेंस को कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में स्टैटिक डायनेमिक नाम से ज़्यादा आता है, तो आप लोग इससे फैमिलियर हो जाइए कि फॉरवर्ड का AC रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड का AC रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड का DC रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं DC रेजिस्टेंस को, स्टैटिक रेजिस्टेंस को कैपिटल RF यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और डायनेमिक रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है, स्मॉल r से। एक और रिलेशन है, DC रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन AC रेजिस्टेंस, क्योंकि DC रेजिस्टेंस ओम आर्डर में होता है, ये मेगा ओम आर्डर में होता है, ठीक ना। स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस ही जानते हैं। तो DC रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, जब हम इस डायोड में मान लो एक बैटरी कनेक्ट किए हैं, ये लोड है, सिर्फ ये बैटरी DC है, यहाँ पे कोई AC सप्लाई नहीं दिए हैं, तो जो डायोड के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा या जो करंट होगा या जो वोल्टेज होगा उसको सिर्फ कहते हैं DC करंट, यानी इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है IF तो ये होगा फॉरवर्ड करंट DC कंडीशन में।
या इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा या डीसी रेजिस्टेंस होगा, जिसको कहेंगे आप डिनोट करेंगे स्मॉल आर एफ से। और जो इसका वोल्टेज होगा वो डायोड वोल्टेज, वो भी डीसी वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, ठीक ना। अब अगर हम बीच में एक और सप्लाई दे रहे हैं जो कि एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, बीच में सीरीज में डीसी के साथ एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ओवरऑल करंट होगा वो डीसी बैटरी की वजह से भी करंट होगा, एसी बैटरी की वजह से भी करंट होगा, ठीक ना। और इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, यानी एसी वो बैटरी की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, और डीसी बैटरी की वजह से जो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा, यानी इसमें दोनों रेजिस्टेंस होगा। तो हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, एसी रेजिस्टेंस को। तो हम जानते हैं जब सिर्फ बैटरी अप्लाई किया गया है, यहाँ पे आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है, करंट ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है स्क्वायर वाला रीजन में, और कट इन वोल्टेज के बाद 0.7 का सिलिकॉन मान लें, तो इसके बाद ही आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। ये तो डीसी करंट हो गया। अब अगर आपने एसी बैटरी भी अप्लाई कर दिया है तो इसके ऊपर एक एसी सिग्नल, ये करंट या वोल्टेज को इम्पोज हो जाएगा, ठीक ना। एसी सिग्नल अगर इसके ऊपर इम्पोज हो गया तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियसली यानी किसी टाइप देखते हैं, इसका पीक के करस्पॉन्डिंग करंट जो होगा और इसके लोअर पीक के करस्पॉन्डिंग करंट होगा। इसको हम कह सकते हैं करंट IF1 और IF2, यानी फॉरवर्ड करंट 1 फॉरवर्ड करंट 2। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज भी जो है, दो वोल्टेज भी मिलेगा आपको, लोअर पीक और अपर पीक। तो आपका ये हो जाएगा VD डायोड वोल्टेज 1 एंड VD2, ठीक ना। तो AC जब आपने अप्लाई कर दिया है तो इसके पॉजिटिव पीक के करस्पॉन्डिंग एक करंट है और एक वोल्टेज है, इसके नेगेटिव पीक के करस्पॉन्डिंग एक करंट है, एक वोल्टेज है। यानी इस DC करंट पे EC करंट इम्पोज होने का मतलब इसके ऊपर चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा। इम्पोज करने का मतलब जो है एक के ऊपर दूसरे को इम्पोज कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो अब इन दोनों करंट की वजह से, AC करंट DC करंट की वजह से जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपको देखना है। तो DC की वजह से जो करंट होगा वो स्टैटिक रेजिस्टेंस है, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो DC रेजिस्टेंस है वो 10 ओम से 100 ओम है। अब AC रेजिस्टेंस यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये सिंपल फार्मूला है, स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपन करंट, यानी वोल्टेज डिफरेंस VD2 माइनस VD1 अपान करंट डिफरेंस IF2 माइनस IF1। या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। ये आपका जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो यहाँ पे आपने कैसे किया, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इस डायग्राम से, इस फिगर से आपने जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया है। क्या किया आपने, AC सिग्नल जो सिग्नल को आपने ड्रॉ कर लिया, या अगर ड्रॉ किया हो पहले से है तो आपने पॉजिटिव पीक के करस्पॉन्डिंग करंट निकाला और नेगेटिव पीक के करस्पॉन्डिंग करंट निकाला। इसी तरीके से पॉजिटिव पीक के करस्पॉन्डिंग आपने वोल्टेज कैलकुलेट किया और यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉ किया। तो इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस लिया और इन दोनों करंट का डिफरेंस लिया और दोनों को जो है डिवाइड करके आपने जो रेजिस्टेंस निकाला, इसका नाम है डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक ना। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये जो सिग्निफिकेंट होती है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, नहीं तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, नहीं पढ़ा जाता है, ठीक ना। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, ये हमने जो है डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। डायनेमिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ईटा VT अपान IF। यानी अगर आपको फॉरवर्ड करंट की वैल्यू दी गई है, रूम टेम्परेचर दिया गया है, सिलिकॉन बताया गया है, जर्मेनियम बताया गया है, तो आप डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ से न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं।
ईटा आपका रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, ईटा इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम 2 फॉर सिलिकॉन, और वीटी रूम टेम्परेचर पे आपका जो है तो 26 मिली वोल्ट, इसको याद रखना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस इज मोर फॉर सिलिकॉन डायोड, यानी सिलिकॉन डायोड है तो उसके लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू 2 है, 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। इट अपीयर्स एट हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अगर हमारा करंट जो है डायोड के अंदर कैसे मूव कर रहा है, या उसकी कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला था। दूसरा हम लोगों ने देखा जो है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं डायोड पे, ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यानी टेम्परेचर और फॉरवर्ड वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ठीक है, हम पहले से जानते हैं फॉरवर्ड करंट जो है आपका, ये इक्वेशन है फॉरवर्ड करंट का, ठीक ना। फॉरवर्ड करंट इज नियरली इक्वल टू आई नॉट, यानी रिवर्स सेचुरेशन करंट, ई टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। वी डी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, ईटा रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, और ये टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है, रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट है। फिर दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, लॉग ई, तो लॉग आई एफ हो जाएगा, ये जो गुणे में है तो लॉग प्लस में आ जाता है, और यहाँ से ई आपका एलिमिनेट हो जाएगा लॉग से, यानी वी डी अपॉन ईटा वी टी डायरेक्ट बचेगा। ये सिंपल लॉग का ऑपरेशन आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। फिर इसको दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी डी इक्वल टू ईटा वी टी लॉग आई एफ, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस लॉग आई एफ हो जाएगा। माइनस में लॉग होता है, बटे में आ जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर इसको जो है वी डी इक्वल टू हो जाएगा, इस टर्म को सेकंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ईटा वी टी, ये फार्मूला है। तो ये भी फार्मूला को याद रखिए, अगर आपको जो है फॉरवर्ड वोल्टेज कैलकुलेट न्यूमेरिकली कराना हो तो ये सब दिया रहेगा, और आप इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएंगे, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग भी आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक और टर्म आया है, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू जो है डायोड के क्रॉस वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक ना। आप इसको सिंबल में लिखेंगे कि वी डी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होने पे फॉरवर्ड वोल्टेज डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर वी डी इज रिड्यूस्ड बाई 2.3 मिली वोल्ट, यानी अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना 2.3 मिली वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, ये सिंबल तो आप पहचान ही गए होंगे। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक ये सर्किट बना हुआ है, एक ये सप्लाई है, ये डायोड को कनेक्ट किया गया, एक लोड दिया गया है। तो इसमें करंट और वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, कितना करंट होगा कितना वोल्टेज होगा। तो ये डायोड को जो है इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि डायोड को यहाँ पे, ये तो आपकी सप्लाई है, ये लोड है, और यहाँ पे जो है ये आपका डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है। यानी डायोड की जगह पे हमने क्या किया है, एक बैटरी बना दिया है और एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बैटरी आपका जो जंक्शन वोल्टेज है, और ये रेजिस्टेंस जो है आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या रिवर्स रेजिस्टेंस। अगर डायोड फॉरवर्ड वाइज में यहाँ कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वैल्यू 10 to 100 ओम होता है, ठीक है। तो सर्किट कैलकुलेट करने के लिए इसको और अच्छे से यहाँ समझा गया है कि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है, ये जंक्शन वोल्टेज है और ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। तो जहाँ डायोड बना होगा वहाँ पे हम इस दोनों एलिमेंट से एलिमिनेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक ना, जिसको कैपिटल आर स्मॉल आर से, इसकी वैल्यू जो है मेगा ओम ऑर्डर की होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये ओम ऑर्डर की होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस
कैसे क्रिएट होता है और उसको कैलकुलेट करना है अगर न्यूमेरिकली तो उसके लिए फार्मूले क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, और जंक्शन कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हम लोगों ने डिस्कस किया। डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कंडीशन में जो है डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे वेरी करता है, या इसको कैलकुलेट करने के लिए एसी और डीसी रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायोड एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डायोड का यूज क्या होगा। डायोड के बेसिक जितने डिस्कशन थे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डायोड का एप्लीकेशन कहाँ और कैसे किया जाता है। थैंक यू। ओके, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए।